Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is gram negative rods related to enteric tract. तो आज की दिन या आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, इसके यूक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर ई कोलाई के ज़्यादा सवाल आते हैं। दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं विब्रियो कॉलरा, साल्मोनेला के भी कभी कभार आ जाते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इक्का दुक्का सवाल आएगा। यानी इस चैप्टर में से ज़्यादातर जो सवाल आएंगे ना, तो ई कोलाई के आएंगे, साल्मोनेला है, विब्रियो कॉलरा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट इन द DHQ विद द राइस वाटर स्टूल है। तो राइस वाटर डायरिया आर्सेनिक की वजह से और दूसरा होता है विब्रियो कॉलरा की वजह से होता है। ओके, तो इसका क्या पूछा हुआ है, नेम द मोस्ट एटियोलॉजिकल एजेंट है, तो विब्रियो कॉलरा है। इसकी पैथोजेनेसिस और लेबोरेटरी डायग्नोसिस पूछ रहा है। ओके, तो पैथोजेनेसिस के अंदर सबसे पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कोलोनाइज करेगा। कोलोनाइज करने के बाद एंटीरोटॉक्सिन रिलीज करेगा। जो इसका एंटीरोटॉक्सिन है जिसको आप कोलाजन टॉक्सिन बोलते हैं। अब ये कोलाजन टॉक्सिन है, ये एडिनाइलेट साइक्लेस होता है, साइक्लिक EMP को एक्टिवेट कर देता है। साइक्लिक EMP ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। साइक्लिक EMP आगे प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। वो प्रोटीन काइनेज फॉस्फोरिलेशन करेगी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर की। फाइनली उसकी वजह से आयंस का आउटफ्लक्स होगा, फ्लूइड की आउटपोरिंग होगी और डायरिया वगैरह हो जाएगा। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर राइस वाटर स्टूल है, कार्डिक फ्लोर, रीनल फ्लोर हो सकता है। स्टूल की वजह से हाइपोक्लीमिया वगैरह हो सकता है, एसिडोसिस हो सकती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले आप ग्राम स्टेनिंग करते हो। ग्राम स्टेनिंग के अंदर ग्राम नेगेटिव रॉड्स नजर आएंगे। फिर इसके बाद आप करोगे ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। तो ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट के ऊपर एसिड स्लांट और एसिड बट है। ठीक है, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के ऊपर एक मैंने वीडियो अपलोड की थी, आई थिंक वो माइक्रोबायोलॉजी की पॉइंट्स पार्ट 4 या पार्ट 5 है। तो आप उसकी प्ले लिस्ट देख लेना, वहाँ पे आपको काफी सारा कवर हो जाएगा कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस किस तरह से होती है। अच्छा, मैकोनिकी एगर के ऊपर एक कलरलेस कॉलोनी होती है, ये यहाँ तक तो टेस्ट हो जाते हैं। बाकी जो टेस्ट है ना वो इन्होंने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, लेकिन सीरोलॉजिकल टेस्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक्यूट और कन्वेलेसेंट फेज में एंटीबॉडी का टाइटर बढ़ जाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल के अंदर, क्योंकि शॉर्ट यूरेथ्रा होता है। तो दो बैक्टीरिया इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी विच कॉजेज UTI इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कराने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से होती है, एटलीस्ट 2 बैक्टीरिया बताने हैं। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर सबसे पहले तो आपने ई कोलाई का नाम लिख लेना है। फिर इसके बाद जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं करवाने वाले, तो उसके अंदर प्रोटीएस आ जाएगा, सूडोमोनास आ जाएगा, क्लैप्सिला आ जाएगा, एंटीरोबैक्टर आ जाती है। ओके, ठीक हो गया। जो यूरिनरी ट्रैक जो ई कोलाई होता है, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कराता है, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कराता है, ट्रैवलर डायरिया, ब्लडी डायरिया, न्यूनेटल मेनिंजाइटिस और सेप्सिस। जो न्यूनेटल मेनिंजाइटिस है स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टाई की वजह से भी होता है और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन की वजह से भी हो जाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। गिव द 4 रिस्क फैक्टर प्री डिस्पोजिंग द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो 4 रिस्क फैक्टर जो प्री डिस्पोज कर देते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की तरफ। ओके, तो इसका आंसर हमें मिलेगा लेविंसन के अंदर, क्योंकि अनवर के अंदर इसका आंसर शायद ना मिले। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए 4 प्री डिस्पोजिंग कंडीशन कौन कौन सी होती है। अब बुक के अंदर मेनली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की यहाँ पे 3 फीचर्स लिखे हुए हैं जो वुमेन के अंदर होते हैं। लाइक उनका यूरेथ्रा काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, यूरेथ्रा की एनस के साथ प्रोक्सिमिटी होती है, और लास्ट है कि जो वजाइना की कोलोनाइजेशन है वो फीकल फ्लोरा की वजह से हो सकती है। जो ई कोलाई है कम्युनिटी एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह करवा सकता है, स्पेसिफिकली उन इंडिविजुअल के अंदर जो कैथीटर वगैरह यूज़ कर रहे थे। और एग्जाम में MCQ में आ सकता है कि जो क्रैनबेरी जूस होता है, क्रैनबेरी जूस के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ये ऐसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो ई कोलाई के पिलाई को रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करने देते। फाइनली ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के रिकरेंस रेट को मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। और जो होस्ट डिफेंस है वह इंटरल्यूकिन 17 होता है, और इंटरल्यूकिन 17 TH17 से प्रोड्यूस होता है। जो TH17 होते हैं ये फैक्टर T हेल्पर सेल होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो ये पूरा सिनेरियो लिखा हुआ है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक काम की चीज़ है, वो है रोज कलर्ड स्पॉट्स। जो रोज कलर्ड स्पॉट्स बनते हैं ये साल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन के अंदर बनते हैं, टाइफाइड फीवर के अंदर, एंटेरिक फीवर के अंदर बनते हैं। ओके, तो जो साल्मोनेला टाइफी है इसकी 2 स्पीशीज होती है, टाइफाइडल और नॉन टाइफाइडल। जो टाइफाइडल स्पीशीज है साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी, और नॉन टाइफाइडल स्पीशीज के अंदर साल्मोनेला एंटेरिका आती है। डिजीज में टाइफाइड फीवर मेनली है, लेकिन एंटीरोकोलाइटिस और ऑस्टियोमाइलिटिस भी हो सकता होता है। ओके, तो टाइफाइड फीवर का पढ़ लेते हैं। जो टाइफाइड फीवर का इनिशियल इन्फेक्शन होता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्ट होता है। फिर ये ऑर्गेनिज्म पेयर पैचेस के अंदर जो कि आइलियम के अंदर होते हैं वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, और फिर ब्लड सर्कुलेशन से आने के बाद लीवर, गाल ब्लैडर और स्प्लीन के पास चले जाएंगे। तो क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर रोज सपोर्ट्स होते हैं, रोज कलर्ड मैक्यूल्स एब्डोमेन के ऊपर बनते हैं, स्प्लीन लार्ज हो जाती है, लिकोपीनिया है, एनीमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। ओके,
अगर लेबोरेटरी डायग्नोसिस की तरफ आते हैं तो पहले ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो वहाँ पे ग्राम नेगेटिव रॉड होगा। फिर कल्चर करेंगे मैकॉन के एगर के ऊपर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी है, बोन मैरो कल्चर पॉजिटिव आते हैं, स्टूल कल्चर भी पॉजिटिव आते हैं। लेकिन जो ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर अल्किलाइन स्लांट और एसिड बट होगा। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, वो भी माइक्रोबायोलॉजी की पॉइंट्स पता नहीं पार्ट 4 है पार्ट 5 है, तो आप उसको खुद सर्च कर लेना कि किस तरह से अपने ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट को याद करना होता है। ठीक है, ओके। फिर जो वाइटल टेस्ट है, वाइटल टेस्ट के अंदर एंटीबॉडी का टाइटर बढ़ जाता है, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। टाइफाइड वाला तो हो गया। रोज कलर सपोर्ट से आपने इसको पहचान लेना है, रोज कलर्ड मैक्यूल्स होते हैं एब्डोमेन के ऊपर। नेक्स्ट है नेम एनी 3 मेथड टू डायग्नोज, तो आप ग्राम स्टेनिंग लिख देना, फिर ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट जो कल्चर वगैरह आता है, फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर, और इसके अलावा जो साल्मोनेला टाइफी है गैस और H2S दोनों प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ओके। तो विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली, तो ये हो गया साल्मोनेला टाइफी है। इसके 2 विरुलेंस फैक्टर और उसके इफेक्ट भी बताओ। तो विरुलेंस फैक्टर के अंदर हम आ जाते हैं, तो विरुलेंस फैक्टर है, एक है कैप्सुलर V1 एंटीजन होता है, कैप्सुलर V1 एंटीजन, ये इसका विरुलेंस फैक्टर होता है, और ऊपर से ग्राम नेगेटिव है, तो एंडोटॉक्सिन इसका विरुलेंस फैक्टर हो सकता है। 3 एंटीजन होते हैं, O सेलवाल वाला, H फ्लैजेलर वाला, और कैप्सुलर VI बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि पूरा एक सिनेरियो दिया गया है, और सिनेरियो के अंदर ये बताया गया है कि जो ई कोलाई और बैक्टीरियोइड्स होते हैं पेरिटोनाइटिस करवाते हैं आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, तो उनकी पैथोजेनेसिस बताओ। अब पैथोजेनेसिस के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि जो बैक्टीरियोइड होते हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया, और जो एनारोबिक बैक्टीरिया 3 डिजीज करवाते हैं मेनली, SAP, ये तो चल नहीं रहा। अच्छा, S से बनेगा सेप्सिस, A से बनेगा एब्सेस, और P से बनेगा पेरिटोनाइटिस। ये तो 3 आपने रट्टा मार लेने हैं, क्योंकि बैक्टीरियोइड्स क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, और एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते होते हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वाले एनवायरनमेंट के अंदर। तो ई कोलाई अगर साथ होगी तो ई कोलाई सारी की सारी ऑक्सीजन को खा जाएगा, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियोइड होते हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। अब इसका जो आंसर है वो लेविंसन के अंदर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। लाइक अगर ये वाला पैराग्राफ अगर आप इसको नोट करो तो इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के अंदर सर्जरी, ट्रॉमा, क्रोनिक डिजीज होती है, ओके, या लोकल अगर लोकल टिश्यू नेक्रोसिस होगी, या इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई, और तीसरा ग्रोथ ऑफ फैकल्टेटिव एनारोब। ये 3 कंडीशंस ऐसी होती है जो एनारोबिक बैक्टीरिया को प्रमोट करती है। लाइक फैकल्टेटिव बैक्टीरिया के अंदर ई कोलाई है, वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाएगी, और एनारोबिक बैक्टीरिया बैक्टीरियोइड और प्रेवोटिला ग्रो कर पाएंगे। ओके, इसके बाद बैक्टीरियोइड फ्लैजिलस की विरुलेंस फैक्टर को देख लेते हैं। पहला पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है, दूसरा जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल के अगेंस्ट जो होस्ट का रिस्पॉन्स है वो एब्सेस बना देता है, दूसरा एंडोटॉक्सिन होती है, तीसरा कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइक हाइलोजिनेज है, कोलाजिनेज और फॉस्फोलाइपेज है, जो टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। ओके, तो ये पैथोजेनेसिस को आपने डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेम 2 कॉमन ऑर्गेनिज्म विच आर लाइकली टू कॉज दिस डिजीज। कौन सा डिजीज मेनिंजाइटिस का बताया हुआ है, ओके, ठीक है, वो भी इन्फेंट के अंदर। तो न्यू नेट्स के अंदर जो मेनिंजाइटिस होता है वो SLE से होता है। एक तो होगा स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक टाइप, ई कोलाई है, और लास्ट में आ जाएगा लिस्टेरियम मोनोसाइटोजिन होती है। वो 3 रिस्क फैक्टर जो कि न्यू बॉर्न इन्फेक्शन को चांस को बढ़ा देती है। अब ये जो 3 रिस्क फैक्टर का पूछ रही है, ये तो 3 रिस्क फैक्टर है, ये आपको मेनिंजाइटिस वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। ये सबसे लास्ट में जो लेविंसन के लिखा होता है वहाँ पे मेनिंजाइटिस वाला चैप्टर है, CNS इन्फेक्शन वाला, उसका भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। लेकिन एक बात को याद रख लेना कि जो न्यू नेटल मेनिंजाइटिस है वो K1 पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की वजह से होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द 3 लेबोरेटरी टेस्ट विच आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो 3 लेबोरेटरी टेस्ट में पहला ग्राम स्टेनिंग होगी, फिर इसके बाद ब्लड एगर है, ब्लड एगर के ऊपर राउंड कॉलोनीज होती है, कल्चर के अंदर मैकॉनकी एगर और इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर पे करते हैं, तो वहाँ पे लैक्टोज फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा। और ई कोलाई के पास 4 ऐसे फीचर्स होते हैं जो दूसरे लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव रॉड के पास नहीं होते। लाइक ट्रिप्टोफैन से इंडोल प्रोड्यूस कर सकता है, एसीटेट को यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ 1 कार्बन, मोटाइल है, और लाइसिन की डीकार्बोक्सिलेशन कर देता है। तो ये फीचर्स इसके लिए स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूरा सिनेरियो दिया हुआ है, लेकिन जो काम की चीज़ है वो हैम बर्गर है। हैम बर्गर की वजह से O157H17 का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। और यूनिक कॉम्प्लिकेशन के अंदर हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है O157H17 की वजह से, ओके, ठीक हो गया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शीगा टॉक्सिन होता है, शीगा लाइक टॉक्सिन होता है, ये राइबोसोमल 28S RNA से एडेनिन को रिमूव कर देता है। अब मेरा आपसे सवाल है कि वो कौन सा एक और टॉक्सिन भी है जो 28S राइबोसोमल RNA से एडेनिन को रिमूव कर देता है। साफ सी बात है कि वो शीगा का ही होगा। इसकी यूनिक कॉम्प्लिकेशन के अंदर हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है। ये जब होगा जब शीगा टॉक्सिन ब्लड स्ट्रीम में आता है। हिमोलिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और रीनल फेलियर है। हिमोलिटिक एनीमिया में क्या होगा
कि जो स्मॉल एंडोथेलियल सेल है उनकी डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से आरबीसी जब डैमेज एरिया से पास करेंगे तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी और इनकी लाइसिस हो जाएगी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर जो डैमेज एंडोथेलियम है वहाँ पे प्लेटलेट एडहियर होना शुरू हो जाएंगे ताकि ब्लड क्लॉट बना सके और ब्लीडिंग को मिनिमाइज कर सके। रीनल फेलियर के अंदर किडनी एपिथेलियल सेल की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो करेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फाइंडिंग आपने पकड़नी है वो है कि मोटिलिटी है वो क्लासिकल डार्टिंग मोटिलिटी है। तो जो डार्टिंग मोटिलिटी होती है किसमें देखने को मिलती है? विब्रियो कॉलेरा के अंदर डार्टिंग मोटिलिटी होती है। तो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस पूछा हुआ इन द स्टेप वाइज मैनर और इसकी पैथोजेनेसिस है। अब हम इसकी जो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस है यहाँ से कवर कर लेते हैं। तो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लाइक एपिडेमिक केस में जो क्लिनिकल जजमेंट है वो बना लेगी और लेबॉरेटरी डायग्नोसिस की जरूरत नहीं होगी। लेकिन स्पोरेडिक केसेस के अंदर सबसे पहले कल्चर करेंगे। कल्चर के अंदर डायरिया, कल्चर भी किसका करेंगे? डायरियल के स्टूल का, और कल्चर करेंगे मैकोनिकी एगर के ऊपर। तो मैकोनिकी एगर के ऊपर लैक्टोज की फर्मेंटेशन होती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। दूसरा ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा। तीसरा ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट का टेस्ट करे तो एसिड स्लांट और एसिड बट होगा, लेकिन कोई गैस कोई H2S प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि ऑर्गेनिज्म सुक्रोज का फर्मेंट करता होता है। जो लास्ट डायग्नोसिस होती है ओके, तो उसको कंफर्म करने के लिए यानी जो ऊपर वाले हमने जो डायग्नोसिस बनाई है उसको कंफर्म करने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। लाइक ऑर्गेनिज्म की एग्लूटिनेशन करते हैं बाय पॉलीवैलेंट O1 एंटीजन। ठीक हो गया ओके। इसके अलावा एक्यूट और कन्वालेसेंट फेज के अंदर भी हम डायग्नोसिस वगैरह कर सकते हैं। एंटीबॉडी टाइटर को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि उसको विब्रियो कॉलेरा का इन्फेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि ब्रोंकाइटिस काफ़ी ज़्यादा एक्सैकर्बेट हो गया, कफ है, ग्राम नेगेटिव रॉड है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है और मोटाइल है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस है उसके साथ कफ भी आ रही है और सबसे बड़ा हिंट है कि वो सिस्टिक फिब्रोसिस है। तो सिस्टिक फिब्रोसिस है, कफ भी है, तो आपने इस इन्फेक्शन की तरफ जाना है, सूडोमोनास एरोजिनोजा की तरफ। ओके, तो जो सूडोमोनास एरोजिनोजा होता है लाइक इन अगर किसी का होस्ट डिफेंस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, इस केस में इन्फेक्शन वगैरह करवाता है। ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कराता है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर निमोनिया वगैरह आ जाते हैं। बर्न्स वाले पेशेंट के अंदर सेलुलाइटिस करवाता है। डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना करवाता है। वेंटिलेटर वाले पेशेंट के अंदर निमोनिया वगैरह करवा देता है। तो ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है? सूडोमोनास एरोजिनोजा की बात कर रहे हैं। और सूडोमोनास एरोजिनोजा की कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और क्या पूछ रहे हैं? ग्रोथ और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फेक्शन पूछ रही है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को पूछ रहे हैं। तो जो सूडोमोनास होता है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना करवाता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया करवाता है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कराता है, सेप्सिस है, निमोनिया है, सेलुलाइटिस है, मेलियोडोसिस है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पहली बात है कि ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। डैट मीन्स कि ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी की वजह से फर्मेंटेशन नहीं करेगा, नॉन फर्मेंटर होता है, वाटर के अंदर ग्रो करता है और ये डिसइंफेक्टेंट को विद स्टैंड कर सकता है। इसकी म्यूकॉइड अपीयरेंस होती है ड्यू टू ग्लाइकोकैलिक्स है, जबकि म्यूकॉइड कैप्सूल था वो किसका होता है? क्लैप्सिला निमोनियाई का होता है। जो क्लैप्सिला निमोनियाई निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराता है और ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी होता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस है तो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एंडोटॉक्सिन फीवर और शॉक करवाते हैं। एक्सोटॉक्सिन ए है जो कि इलोंगेशन फैक्टर 2 की एडीपी राइबोसाइलेशन कराता है। एंजाइम इलास्टेज और प्रोटीएज होती है। पायोसियानिन जो कि सिलिया और म्यूकोजल सेल को डैमेज कर देगा। पायोसियानिन पस को ब्लू रंग का बना देगा। पायोवर्डिन है, येलो ग्रीन पिगमेंट होता है। ओके, अर्ली डिटेक्शन में यूज किया जाता है। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर निमोनिया, सिस्टिक फिब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर एक थाइमा गैंग्रीनोजम है, होट टफ फोलिकुलाइटिस होता है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस मीडिया, वैसे ओटाइटिस एक्सटर्ना लिखना चाहिए था। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ग्राम स्टेनिंग है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा, ईओसिन मिथाइलिन ब्लू और ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। आई थिंक ये जो 4 टेस्ट होते हैं सबके लिए अप्लाई होते हैं, यानी कुछ ऑक्सीडेज नेगेटिव हो गए, कुछ ऑक्सीडेज पॉजिटिव हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडेक है, हाई ग्रेड फीवर है, स्टेप लैडर पैटर्न के अंदर कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमेन टेंडर है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है वो है रॉस स्पॉट्स। तो कौन सा होता है? साल्मोनेला टाइफी है। पैथोजेनेसिस आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक हो गया। वाटरी स्टूल है तो विब्रियो कॉलेरा है और आपने डायग्नोसिस को कंफर्म किस तरह से करना है ये भी बता चुका हूँ। पैथोजेनेसिस के अंदर एडीपी राइबोसाइलेशन वाला अपने कहानी याद रखनी है। ओके, इसके बाद ग्राम नेगेटिव है, नॉन मोटाइल है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, सिलेक्टिव मीडिया के अंदर लिखा गया है, ग्रिपिंग पेन है, ब्लड और म्यूकस कंटेनिंग स्टूल पास हो रही है। अगर ये मोटाइल होता तो मैं साल्मोनेला टाइफी की तरफ चला जाता, लेकिन ये नॉन मोटाइल है तो मैं जाऊँगा शिगेला की तरफ। ओके, ठीक हो गया। और इसकी पैथोजेनेसिस भी पूछ रहा है। तो जो शिगेला होता है, ठीक है, तो शिगेला एंटीरोकोलाइटिस है, बेसिलरी डिजेंट्री कराता है। ग्राम नेगेटिव रॉड है, H2S प्रोड्यूस नहीं करता, नॉन मोटाइल होता है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, सेल वॉल के अंदर O एंटीजन होता है। इसका ID50 काफ़ी ज़्यादा कम होता है। रिलेटिवली 100 ऑर्गेनिज्म चाहिए डिजीज कराने के लिए। शिगेला डिस्टल आइलियम और क्लोन के सेल को इन्वेट करता है। जब भी कब्जा करेगा तो इन्फ्लेमेशन होगी और इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लडी डायरिया होगा। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस में ग्राम स्टेनिंग है, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट है, मैकोनिकी एगर है और मिथाइलिन ब्लू स्टेन होता है फिकस का। साल्मोनेला और शिगेला का फर्क लिखा हुआ है। साल्मोनेला गैस की प्रोडक्शन
इन्फेक्शन और H2S को प्रोड्यूस करता है, लेकिन शिगेला कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। साल्मोनेला मोटाइल होता है, लेकिन शिगेला नॉन मोटाइल होता है। अगर आपको याद करने में मुश्किल आ रही है, तब आप साल्मोनेला के अंदर M आ रहा है, तो M से मोटाइल है। ओके, ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवर क्राउडेड से तो बात हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर का लेबॉरेटरी डायग्नोसिस पूछी हुई है, तो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट है राइस वाटर स्टूल, विब्रियो कॉलरा। नेक्स्ट है हेडेक है, एब्डोमेन के ऊपर रोज स्पॉट्स हैं, तो इससे टाइफाइड फीवर का पता चलेगा। नेक्स्ट है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वाइडल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, हाई ग्रेड फीवर, मलेस, रोज सपोर्ट, साल्मोनेला। इतनी मरतबा आ चुका साल्मोनेला का टाइफाइड फीवर है। इसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट पूछ रही है। क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन है, स्टूल जिसमें पस सेल और आरबीसी होती है, और एब्डोमिनल पेन में क्रैम्प है। तो ब्लडी डायरिया किन 3 ऑर्गेनिज्म से होता है? कैंपेलोबैक्टर लिख देना आप, शिगेला लिख देना, साल्मोनेला लिख देना, और इसके अलावा इकोलाई की स्ट्रेन लिख देना। कौन सी स्ट्रेन? एंटीरोटॉक्सिजेनिक नहीं होगी, एंटीरो इन्वेसिव होगी। ओके, और एंटीरो हेमरेजिक भी ब्लडी डायरिया करवाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, तो ये इकोलाई की वजह से होगा। लास्ट है राइस वाटर स्टूल, तो वो विब्रियो कॉलरा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादातर जो आए हैं साल्मोनेला और इकोलाई से आया, शिगेला से 1 सवाल आया, विब्रियो कॉलरा से 4-5 सवाल आया, सूडोमोनास से 1 सवाल आया, और बैक्टीरियाट से भी 1 सवाल आया। तो इस हिसाब से आप देख लेना कि आपने कितना फोकस करना है किस बैक्टीरिया के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।